जंगल में एक कालू कौवा और मीनू चिड़िया रहते थे। इन दोनों का अपना अपना ही एक गंदम का खेत हुआ करता था। मीनू चिड़िया बहुत मेहनती थी। वे हर समय अपने खेत की देखभाल ही करती रहती थी, जबकि कालू कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था। मीनू चिड़िया और कालू कौवा अपनी गंदम की फसलें एक उल्लू सेठ को बेचा करते थे। उल्लू सेठ जंगल के सबसे अमीर पक्षी थे, इसीलिए वे कालू कौवा और मीनू चिड़िया से गंदम खरीदते थे। कालू कौवे, तुम्हारी गंदम की फसल अच्छी तरह से पक गई है। अब तुम्हें अपनी फसल काट लेनी चाहिए। और तो और बरसात भी बहुत करीब है। कहीं बरसात के कारण तुम्हारी सारी गंदम की फसल खराब ना हो जाए। मीनू चिड़िया, तुम हर समय मुझे ज्ञान देने मत आ जाया करो। मुझे सब पता है कि मुझे अपनी फसल कब काटनी है और कब नहीं। तुम यहाँ से चली जाओ और अपने खेत का ख्याल रखो। वैसे भी मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। जब मुझे अपनी गंदम की फसल काटनी होगी, मैं काट लूंगा, लेकिन अभी मुझे सोने दो। ठीक है, कालू कौवे, मैं जा रही हूँ। अब अगर फसल खराब हो जाए तो मुझे ना कहना कि मैंने बताया नहीं तुम्हें। ये कहकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। मीनू चिड़िया अपने खेत में आती है और अपनी सारी गंदम की फसल काटने लगती है। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया अपनी सारी गंदम की फसल काट लेती है और कहती है, चलो भाई, मैंने अपनी सारी गंदम की फसल काट ली है। अब मैं ये सारी फसल अपने गोदाम में ले जाकर रख देती हूँ और कल सुबह मैं ये सारी फसल ले जाकर उल्लू सेठ को बेच आऊंगी। उसी जंगल में मीनू चिड़िया का अपना एक गोदाम था, जिसमें मीनू चिड़िया अपनी सारी गंदम की फसलें रखती थी। अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे अरे, ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? अब मैं अपनी फसल कैसे काटूंगा? कहीं ऐसा ना हो कि बारिश के कारण मेरी सारी फसल खराब हो जाए। मीनू चिड़िया ने अपने खेत से सारी गंदम की फसल काट ली थी। इसी कारण उसका खेत और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और वहीं कालू कौवे के खेत में तो फसल ना कटने की वजह से पानी भर जाता है। अरे भाई, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मेरी फसल का क्या होगा? अच्छा होता कि मैंने मीनू चिड़िया की बात मानकर कल ही अपनी सारी फसल काट ली होती। इसी तरह पूरे एक दिन बारिश चलती ही रहती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। कालू कौवा फौरन अपनी फसल के पास जाता है। जब कालू कौवा अपनी गंदम की फसल को देखने के लिए आता है, तो इसकी आधी फसल तो खराब हो चुकी थी और काली पड़ गई थी। अरे रे, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। मेरी आधी गंदम की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और काली पड़ गई है। अब मैं उल्लू सेठ को क्या बेचूंगा? कालू कौवा ऐसा कहता ही है कि वहां पर मीनू चिड़िया भी आ जाती है। कालू कौवे, ये सब तुम्हारे आलसीपन की वजह से हुआ है। परंतु अब ये जो आधी गंदम की फसल बची है, इसको तो काट लो। कहीं ऐसा न हो कि फिर से बारिश हो जाए और ये आधी गंदम की फसल भी खराब हो जाए। तुम चुप करो मीनू चिड़िया और यहाँ से चली जाओ। मुझे जो करना होगा वो मैं खुद कर लूंगा। मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। मेरी ये आधी फसल तो बहुत कम है। और तो और मीनू चिड़िया के पास तो पूरे ही खेत की गंदम की फसल है। उल्लू सेठ तो मेरी ये थोड़ी सी गंदम नहीं खरीदेंगे, बल्कि उस मीनू चिड़िया की सारी गंदम की फसल खरीद लेंगे और वे मीनू चिड़िया मुझसे बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगी। कालू कौवा मीनू चिड़िया से बहुत ज्यादा ही जलता था, इसीलिए वे इसे कभी भी ऊंचा नहीं देख सकता था। अब देखो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जब मैं उल्लू सेठ को अपनी गंदम नहीं बेच पाऊंगा, तो तुम भी नहीं बेच पाओगी। रात हो जाती है। कालू कौवा खिड़की से मीनू चिड़िया के गंदम के गोदाम में आता है।
और वे मीनू चिड़िया की सारी गंदम में कीड़े डाल देता है ताकि मीनू चिड़िया उल्लू सेठ को अपनी ये गंदम ना बेच सके। अगले दिन मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के पास काफी सारी गंदम पोटलियों में भरकर लाती है और कालू कौवा भी कुछ गंदम लेकर उल्लू सेठ के पास आ जाता है। उल्लू सेठ, हर बार की तरह इस बार भी मेरी गंदम की फसल ताजी और मजेदार है। आप मुझसे ये सारी गंदम की फसल खरीद लें। अरे भाई कालू कौवे, ये तुम थोड़ी सी गंदम की फसल क्यों लेकर आए हो? मुझे तो ज्यादा गंदम चाहिए। उल्लू सेठ, मेरी आधी गंदम की फसल बारिश की वजह से खराब हो गई है। बस यही कुछ बची है जो बिल्कुल सही है। आप मुझसे यही गंदम की फसल खरीद लें। नहीं नहीं कालू कौवे, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मीनू चिड़िया की ही ताजी गंदम की फसल ही खरीदूंगा। मीनू चिड़िया, जरा एक पोटली खोलकर अपनी ताजी गंदम की फसल तो दिखाओ। जी बिल्कुल, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। एक पोटली खोल के अपनी गंदम की ताजी फसल। फिर मीनू चिड़िया अपनी एक गंदम की पोटली खोलती है तो उसकी सारी गंदम में तो काफी सारे कीड़े लगे हुए होते हैं। उल्लू सेठ ये देखकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और मीनू चिड़िया से कहते हैं, मीनू चिड़िया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो कालू कौवे को शातिर समझता था, परंतु तुम तो कालू कौवे से भी ज्यादा शातिर हो। तुम मुझे अपनी कीड़े वाली गंदम की फसल बेचकर मुनाफा कमाना चाहती थी। नहीं नहीं उल्लू सेठ, मुझे तो पता ही नहीं। कल तक तो मेरी फसल बिल्कुल ही ठीक थी। ना जाने मेरी फसल में कीड़े कहाँ से आ गए हैं। बस मीनू चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। अब मैं कालू कौवे की ही गंदम खरीदूंगा। कम से कम कालू कौवे की गंदम में कीड़े तो नहीं लगे हैं ना। और फिर उल्लू सेठ कालू कौवे की गंदम खरीद लेते हैं और एक पोटली में कालू कौवे को कुछ पैसे दे देते हैं। मीनू चिड़िया अपनी सारी गंदम की पोटलियां ठेले पर रखकर वहां से ले जाती है। देखा मीनू चिड़िया, तुम अपनी गंदम की फसल पर बहुत ज्यादा घमंड करती थी ना। मैंने तुम्हारी गंदम की फसल में कीड़े डाल दिए थे ताकि उल्लू सेठ तुम्हारी गंदम की फसल ना खरीदें। और मीनू चिड़िया, तुम मुझसे अमीर होने चली थी ना। अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो गई हो। अब तो मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। कालू कौवे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ये कहकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। मुझे इस मीनू चिड़िया से माफी मांगनी भी नहीं है, जो ये मुझे माफ नहीं करेगी। अब तो मैं इस मीनू चिड़िया से ज्यादा अमीर हूँ। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने खेत में आती है और काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इस बार तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने रात दिन एक करके अपनी गंदम की फसल लगाई थी ताकि मैं उल्लू सेठ को बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। लेकिन उस दुष्ट कालू कौवे ने मेरी पूरी गंदम की फसल बर्बाद कर दी है। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो बहुत ज्यादा ही गरीब हो गई हूँ। मीनू चिड़िया ऐसे उदास बैठी होती है कि एक पक्षी मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू चिड़िया, दूसरे जंगल में जो तुम्हारे मामा जी रहते थे, उनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई है। क्या? अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैं उनसे मिलकर आई थी, तो अचानक उनकी मृत्यु कैसे हो गई? मीनू चिड़िया, तुम्हारे मामा जी का तुम्हारे अलावा कोई भी रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए उनने अपनी गंदम की फसल तुम्हारे नाम कर दी है। तुम जाओ और जाकर उनकी गंदम की फसल ले लो, वरना कोई भी पक्षी तुम्हारे मामा जी की गंदम की फसल पर कब्जा कर लेगा। ये कहकर वे पक्षी वहां से चला जाता है और मीनू चिड़िया अपने मामा जी की मौत की खबर सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वे अपने मामा जी के गंदम के खेत की तरफ चली जाती है। मेरे मामा जी मेरी तरह कितने मेहनती थे। देखो, इनकी गंदम की फसल कितनी ज्यादा हरी भरी और कितनी ज्यादा अच्छी है। दूसरी तरफ जब उल्लू सेठ कालू कौवे की बेची हुई गंदम खाने लगते हैं
तो वे गंदम तो एकदम कड़वी होती है। उल्लू सेठ कहते हैं। कालू कौवा तो मीनू चिड़िया से भी ज्यादा धोखेबाज है। इसने मुझे कड़वी गंदम बेच डाली। इस कालू कौवे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ कबूतर गुलाम, जाकर कालू कौवे को मेरे पास लेकर आओ। और फिर कुछ देर के बाद कबूतर कालू कौवे को लेकर उल्लू सेठ के पास आता है। कालू कौवे, तुम तो बहुत ही ज्यादा धोखेबाज हो। तुम्हारी बेची हुई गंदम बहुत ज्यादा ही कड़वी थी। मुझे तुम्हारी गंदम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं जानता हूँ तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि तुम मुनाफा कमा सको, लेकिन अब तुम मेरे सारे पैसे मुझे वापस करो। पर उल्लू सेठ, मैं आपके पैसे आपको वापस कैसे करूँ? आपने जो मुझे पैसे दिए थे उन पैसों से मैंने गंदम के बीज खरीदकर अपने खेत में बो दिए हैं। क्या तुमने मेरे पैसों से बीज खरीदकर अपने खेत में बो दिए हैं? बस अब वे खेत मेरा हो गया है। तुम उस खेत में दोबारा कभी ना जाना। उल्लू सेठ, आप मेरे साथ ऐसा ना करें। मेरे पास उस खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझसे मेरा खेत ना लें। कबूतर गुलाम, इस कालू कौवे को ले जाओ यहाँ से, वरना इस कालू कौवे को यहीं उल्टा लटका कर मारूंगा मैं। और फिर कबूतर गुलाम कालू कौवे को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया के पास उसके मामा जी की फसल आ गई थी, जिस कारण मीनू चिड़िया अब काफी ज्यादा खुश थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा करेंगे वैसा ही एक दिन हमें भुगतना पड़ेगा। जंगल में मिट्ठू महाराज का राज्य था। मिट्ठू महाराज की एक वजीर मीनू चिड़िया भी थी, जो कि मिट्ठू महाराज के सारे काम किया करती थी। मिट्ठू महाराज अपने जंगल का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे और जंगल के सभी पक्षी भी मिट्ठू महाराज के राज्य से बहुत ही ज्यादा खुश थे। जंगल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ खुशियां हों वहाँ परेशानियां भी कहीं न कहीं से अपना रास्ता बना ही लेती हैं। जंगल से थोड़े ही दूर पर एक चीलों का परिवार रहता था। वे सभी चीलें मिट्ठू महाराज से बहुत ही ज्यादा जलती थीं। भाइयों, मैंने सोच लिया है अपने बेटे राजू चील को इन पक्षियों की कैद से आजाद करवाने का उपाय। अब मैं अपने बेटे राजू चील को इन पक्षियों की कैद से आजाद करवा के रहूंगी। अच्छा, वो कैसे बाजू चील? अगर मुझे अपने बेटे राजू चील को उन दुष्ट पक्षियों की कैद से आजाद करवाना है, तो पहले मुझे मिट्ठू महाराज का किसी भी तरह अपहरण करना होगा। और अगर मैंने मिट्ठू महाराज का अपहरण किसी भी तरह कर लिया, तो मैं जंगल के पक्षियों से मिट्ठू महाराज के बदले में अपना बेटा राजू चील मांगूंगी। और जंगल के सभी पक्षी अपने महाराज से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वे मुझे मिट्ठू महाराज के बदले में मेरा राजू चील मुझे लौटा देंगे। वाह बाजू चील, क्या उपाय सोचा है तुमने? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब चीलें मिलकर किसी भी तरह मिट्ठू महाराज का अपहरण कर लेंगे। दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज और मीनू चिड़िया बातें कर रहे होते हैं। मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया से कहते हैं, मीनू चिड़िया, मैं जंगल की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ और तो और जंगल के सभी पक्षी भी मुझसे बहुत खुश हैं। लेकिन मीनू चिड़िया, मेरा आज बहुत दिल चाह रहा है कि मैं जंगल से बाहर जाकर मिर्चियों का शिकार करूं। कितने दिन हो गए हैं मैंने तीखी तीखी मिर्ची नहीं खाई है। मेरा बहुत मन चाह रहा है कि मैं जंगल से बाहर जाकर तीखी तीखी मिर्ची खाऊं। क्यों नहीं मिट्ठू महाराज, आप हमारे जंगल का इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आपका भी तो हक बनता है ना कि आपका जो दिल चाहे आप वो करें। आप जंगल से बाहर जरूर जाएं और आप अपने साथ एक सैनिक को भी लेकर जरूर जाइएगा, क्योंकि अगर आप अकेले जंगल से बाहर जाएंगे तो कोई भी चील आप पर हमला कर सकती है। इसीलिए आप एक सैनिक को अपने साथ लेकर जाइए। नहीं मीनू चिड़िया, सैनिक की कोई जरूरत नहीं है।
मैं अकेला ही जंगल से बाहर मिर्ची खाने के लिए जाऊंगा। वैसे भी आजकल बहुत शांति है, कोई भी चील मुझ पर हमला नहीं करेगी। मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया की बात नहीं मानते और वे अकेले ही मिर्ची खाने के लिए जंगल से बाहर चले जाते हैं। मिट्ठू महाराज के जंगल से बाहर जाने की खबर फौरन चीलों तक पहुंच जाती है और बाजू चील अपने साथियों से कहती है, भाइयों, वक्त आ गया है मिट्ठू महाराज का अपहरण करने का। चलो। दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज खूब मजे से मिर्ची खा रहे होते हैं। वाह भाई, कितनी तीखी तीखी मिर्ची है ये मिर्ची खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। चलो थोड़ी और मिर्ची खाता हूँ। मिट्ठू महाराज इतना कहते ही हैं कि वहाँ पर बाजू चील अपने साथियों को लेकर आ जाती है। मिट्ठू महाराज, तुम कितने बेवकूफ निकले। तुम पूरे जंगल के महाराज हो, फिर भी तुम अकेले जंगल से बाहर आए हो। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। साथियों, पकड़ लो इस मिट्ठू महाराज को। एक जाल लेकर आती है और वे मिट्ठू महाराज के ऊपर फेंक देती है, जिससे वे मिट्ठू महाराज उस जाल में कैद हो जाते हैं। मीनू चिड़िया ने मिट्ठू महाराज के पीछे एक उल्लू सैनिक भेज दिया था, जो मिट्ठू महाराज पर नजर रखा हुआ था। वे उल्लू सैनिक ये सारा माजरा देख लेता है। उसी समय बाजू चील की नजर भी उस उल्लू सैनिक पर पड़ती है, तो वे बाजू चील उल्लू सैनिक से कहती है, जाओ जाओ सैनिक, जाके अपने जंगल के पक्षियों को बता दो कि मैंने मिट्ठू महाराज का अपहरण कर लिया है और मैं जब तक मिट्ठू महाराज को नहीं छोड़ूंगी, जब तक के जंगल के पक्षी मेरे बेटे राजू चील को आजाद नहीं कर देते। ये सुनकर वे उल्लू सैनिक फौरन ये बात मीनू चिड़िया को बताने के लिए चला जाता है। मीनू चिड़िया, गजब हो गया। बाजू चील ने हमारे मिट्ठू महाराज का अपहरण कर लिया है और बाजू चील कह रही है कि वे जब तक हमारे मिट्ठू महाराज को आजाद नहीं करेगी, जब तक कि हम बाजू चील के बेटे राजू चील को आजाद नहीं कर देते। बाप रे, जिसका डर था वही हो गया। बाजू चील ने हमारे मिट्ठू महाराज का अपहरण कर लिया है और तो और हम जब तक उसके बेटे को आजाद नहीं करेंगे, जब तक वे हमारे मिट्ठू महाराज को आजाद नहीं करेगी। लेकिन बाजू चील का बेटा राजू चील अपराधी है, उसने मेरे बाबा का कत्ल किया है। मैं उसे ऐसे आजाद नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मिट्ठू महाराज को आजाद करवाना भी तो बहुत जरूरी है। अभी हमारे जंगल का कोई भी महाराज नहीं है, इसी कारण कोई भी बड़ा पक्षी हमारे जंगल पर हमला कर सकता है। मुझे किसी भी तरह मिट्ठू महाराज को आजाद करवाना ही होगा। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और इसी कारण मीनू चिड़िया को एक बहुत ही बढ़िया उपाय आ जाता है। अगले दिन मीनू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को जमा करती है और मीनू चिड़िया अपना उपाय जंगल के सभी पक्षियों को बताती है। पक्षियों, अगर हमें अपने मिट्ठू महाराज को उस बाजू चील की कैसे आजाद करवाना है, तो हमें बाजू चील के बेटे राजू चील को आजाद करना होगा। लेकिन राजू चील एक बहुत बड़ा अपराधी है, उसने मेरे बाबा का कत्ल किया है। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम राजू चील का एक पुतला बनाएंगे और वे पुतला हम जाके बाजू चील को दे देंगे। और मुझे ये भी पता है कि सभी चीलें और बाजू चील बहुत बूढ़ी हो चुकी है और बाजू चील और सभी चीलों की नजरें बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अगर हम बाजू चील को राजू चील का पुतला दिखा के हमारे मिट्ठू महाराज को मांगेंगे, तो वे बाजू चील हमारे मिट्ठू महाराज को आजाद कर देगी। पक्षियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये उपाय जरूर काम करेगा। हाँ मीनू चिड़िया, वाकई तुम्हारा ये उपाय बहुत ही अच्छा है। हमें इस उपाय को जरूर आजमाना चाहिए। अगले दिन मीनू चिड़िया ने जंगल के एक कारीगर पक्षी से राजू चील का एक पुतला बनवाया था। वे पुतला तो एकदम राजू चील ही लग रहा था, जैसे मानो सामने राजू चील खुद खड़ा हो। वाह कारीगर पक्षी जी, आपने ये राजू चील का पुतला तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है।
ऐसा लग रहा है कि राजू चील खुद खड़ा हो। मीनू चिड़िया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये कलाकारी तो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी, जो आज मुझे इतने अच्छे से आ रही है। कुछ ही देर के बाद बाजू चील अपने साथियों को लेकर मिट्ठू महाराज के साथ एक दूसरे जंगल में आती है और मीनू चिड़िया भी राजू चील के पुतले और जंगल के सभी पक्षियों को लेकर वहां आ जाती है। बाजू चील बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि सामने राजू चील का पुतला है। बाजू चील समझ रही थी कि सामने राजू चील खुद खड़ा है। मेरे प्यारे बेटे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। तुम्हारी मम्मा आ गई हैं। मैं तुम्हें इन दुष्ट पक्षियों की कैद से आजाद करवा लूंगी। बाजू चील के जवाब में राजू चील कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वे तो एक पुतला था। चलो बाजू चील, अब जल्दी से हमारे मिट्ठू महाराज को हमारे पास भेज दो। हाँ बाजू चील, कालू कौवा एकदम ठीक कह रहा है। पहले तुम मिट्ठू महाराज को हमारे पास भेजो, फिर ही हम तुम्हारे बेटे राजू चील को लौटाएंगे। बाजू चील अपने बेटे से मिलने की तड़प में थी, इसीलिए बाजू चील मिट्ठू महाराज को मीनू चिड़िया की तरफ भेज देती है। मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज को आजाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बाजू चील, हम तुम्हारे बेटे को एक ही शर्त पर छोड़ेंगे, जब तुम हम सब पक्षियों को यहाँ से जाने दोगी। उसके बाद तुम अपने बेटे से मिल लेना। बाजू चील इस बात पर भी फौरन राजी हो जाती है, क्योंकि वे जल्द से जल्द अपने बेटे से मिलना चाहती थी। फिर जंगल के सभी पक्षी और मिट्ठू महाराज अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। और जब बाजू चील राजू चील का पुतला देखती है तो बाजू चील बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बाजू चील समझ जाती है कि मीनू चिड़िया ने बाजू चील को बेवकूफ बना दिया है। दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वे मीनू चिड़िया को भोजन से भरी पोटली दे देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी सूझबूझ और अपनी अक्लमंदी से किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।